वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। मेरा नाम पीयूष कुमार है और आज हम क्लास 8 सुगम भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं एकदम शुरू से। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है दिया हुआ है कि संसाधन कहते किसे हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ आप लोगों का कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरंभ में प्रकृति और प्राकृतिक वस्तुओं पर ही निर्भर रहता है। तो यहाँ पे यह बात कह रहा है कि मनुष्य जब से होमोसेपियंस बनना शुरू हुआ है या तो फिर उससे पहले भी वह कोई भी काम करता था तो वह प्रकृति की वस्तुओं का सहायता ही लिया करता था। जैसे पहले जंगल में रहता था तो जंगल क्या है, तो प्रकृति का ही एक देन है। समझ गया? तो इतना हम लोग समझ गया। तो अब आगे बढ़े। तो समय के बदलाव के साथ मानव की आवश्यकताएं बदलती और बढ़ती रहती हैं। मानव की जो यहाँ पे कह रहा है कि मानव की जो आवश्यकता है वह बढ़ती रहती है समय के साथ, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण हम लोगों को विभिन्न प्रकार के आधुनिक चीज़ें चाहिए। जैसे कि अभी जो हर एक देश है अपने अपने शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है, क्योंकि उसे जो है आवश्यकता है उस चीज़ की। तो उसे आवश्यकता है उस चीज़ की जिस कारण वह अपनी जो है शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे परिणामतः इसके लिए वह प्राकृतिक वस्तुओं के देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि वह अपनी प्रकृति वस्तुओं के साथ मानव निर्मित वस्तुओं पर भी निर्भर रहने लगा है। तो जैसे कि मनुष्य पहले पेड़ पौधा पर रहता था, उन्हीं से जो है अपना हथियार भी बनाने लगा है। तो इस प्रकार वह अपना भी वस्तु का निर्माण कर रहा था। यहाँ पे देखिए आप हम लोगों का एक डिफिनेशन दिया हुआ है, संसाधन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कोई भी जो वस्तु है संसाधन है। इस दृष्टि से वायु जल ये सभी भी संसाधन के अंतर्गत आती हैं। यानी कि एक संसाधन जो क्या है, तो मानव की आवश्यकता को कोई भी वस्तु जो पूरा कर रहा है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, अगर मनुष्य को कुछ न कुछ दे रहा है, उसकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, तो वह एक प्रकार का संसाधन ही है। इस दृष्टि से देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि जल, मकान, खेत, सड़क, वन और स्वयं मानव ही संसाधन है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संसाधन एवं मूल्य के बारे में। संसाधन एवं मूल्य के बारे में दिया हुआ है। देखिए संसाधन एवं मूल्य, तो देखिए किसी भी संसाधन का मूल्य उसके जो है रूप और गुण में परिवर्तन पर ही निर्भर करता है। तो यह यहाँ पे यह कह रहा है ना कि किसी भी जो संसाधन है, किसी भी प्रकार का जो संसाधन है, अगर उसका मूल्य, जैसे कि आप लोग बाज़ार जाते होंगे तो कोई चीज़ बहुत महंगी मिलती होगी और कोई चीज़ बहुत सस्ती मिलती होगी। क्यों? क्योंकि उसका रूप और उपयोग जो है अलग अलग है। उपयोग के आधार पर यहाँ पे मूल्य मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है, संसाधन मानव जीवन के लिए जरूरी है। उपयोग के आधार पर इनकी जो मांग एवं मूल्य में अंतर आ जाता है। उपयोग, मैंने बताया अभी कि उपयोग के आधार पर इनकी मांग और मूल्य में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार जरूर पढ़ लें आंसर को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जंगल है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब उसी जंगल के लकड़ी का फर्नीचर बनाया जाता है तो उसका मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। इसे समझ रहे हैं आप लोग? देखिए तो यहाँ पे फिर दिया हुआ जो है कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिया गया है कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल्य यहाँ पे 4 तरीकों से दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ कितने प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन है? आर्थिक मूल्य है, सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य है, कानूनी मूल्य है और नैतिक मूल्य है। ये सब इसके मूल्य के प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि आर्थिक मूल्य किसे कहते हैं, तो मुद्रा से जो जुड़ा हुआ रहता है संसाधन, मुद्रा से यानी कि रुपया। अभी तो मुद्रा ये रुपया हम लोग का है, तो हम लोग का रुपया, अमेरिका का डॉलर, इन सब से जो जुड़ा हुआ रहता है उसको जो है आर्थिक मूल्य कहते हैं। सुंदरता से जो जुड़े रहता है, सुंदरता से जुड़े रहता है उसको सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य कहते हैं। अधिनियम यानी कि कानून से जो जुड़ा होता है कानूनी मूल्य कहते हैं। तथा संरक्षण से जुड़े रहने पर उसको नैतिक मूल्य कहते हैं। यहीं पे यह दिया हुआ है।
तो इसे आप लोग लिखते हुए चलिएगा। अगर चैनल पसंद आए तो हम लोगों को एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, अब आगे बढ़ें। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ कि संसाधन का जो है निर्माण कैसे होता है। तो संसाधन के निर्माण के यहाँ पे कारक दिए हुए हैं। देखिए संसाधन का निर्माण, तो संसाधन के निर्माण में समय और तकनीक जो है महत्वपूर्ण कारक है। आप लोग जैसे कि कोई भी चीज़ का, मान लीजिए कि आपके पापा मना करते हैं कोई चीज़ करने के लिए, तो आप लोग फिर भी वो काम करते हैं, क्यों करते हैं ना। अब जैसे कि होमवर्क रहता है आप लोग को बनाने के लिए, अगर समझ में नहीं आता फिर भी आप गलती बनाते हैं टीचर के डर से, क्यों, अपना तकनीक लगाते हैं, भले ही वो सही हो चाहे ना हो, लेकिन तकनीक अपना जरूर लगाते हैं। इसी को कहते हैं कि तकनीक महत्वपूर्ण कारक है, समय भी महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मनुष्य जो है धीरे धीरे ही वृद्धि करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि नवीनतम ज्ञान को जो है तकनीक कहते हैं। तकनीक को जब हम जान लेते हैं तो वह वस्तु जो है हमारे लिए संसाधन बन जाती है। जैसे अतीत में जो है अतीत में जो पहाड़ होता था ऊंचा ऊंचा, उसे आज पर्यटन स्थल में बना दिया गया है। तेजी से बहते हुए जल के स्रोत के बारे में देखिए आगे की दिया हुआ है। देखिए उत्पादन की तकनीक विकसित होने के बाद से जल की महत्ता संसाधन के रूप में जो है बढ़ गई है, और शहरी कूड़ा करकट जो है से ऊर्जा उत्पादन में भी जो है हम लोग तकनीक विकसित किया है। इस प्रकार इस सबसे उदाहरण से जो हम लोग यह बोल सकते हैं कि संसाधन जो है होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों का, तो यहाँ पे दिया देखिए संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। अब देखिए संसाधन के यहाँ पे प्रकार, तो संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में संसाधन को जो है बांटा गया है। 3 भाग में, एक को प्राकृतिक संसाधन, दूसरे को मानव संसाधन और तीसरे को मानवकृत संसाधन। अगर आप बिहार बोर्ड की बुक में पढ़िएगा तो मानवकृत नहीं है, ठीक, इसमें मानवकृत या मानव निर्मित भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखिए भूमि के अंतर्गत जो है मरुस्थल ये सब आता है, इसके बारे में दिया हुआ है। मिट्टी के अंतर्गत लाल काली ये सब मिट्टी आती हैं। जल के अंतर्गत तालाब आते हैं। वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं। और जैविक खाद के अंतर्गत जो है सूक्ष्म से लेकर के बड़े बड़े जीव जंतु आते हैं। खनिज के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी ये सब आते हैं। यही आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर चैनल पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जितना से जितना हो सके शेयर करें ताकि लाइव में आ सकूं। ठीक, अब देखिए आगे को बढ़ते हैं। देखिए मानव संसाधन के बारे में यहाँ पे दिया है कि मानव संसाधन के बारे में बताइए। तो मानव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही जो है संसाधन का निर्माण करता है एवं उसका उपयोग भी कौन करता है, मानव ही करता है, कोई और नहीं करता है। मानव अगर ना रहे तो संसाधन किस काम का, कौन करेगा इसका उपयोग। इसलिए जो है मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़िएगा तो जिस एरिया में जो है दिमागी क्षेत्र, दिमाग से काम करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, वहाँ पे आधुनिक नया नया चीज़ जो है उपयोग में लाया जाएगा। जहाँ पे जो है अशिक्षित लोग रहेंगे वहाँ पे पुराने चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाएंगी, समझे। और देखिए पुरानी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। अफ्रीका महादेश के पिछड़े होने का कारण यही है कि वहाँ पर जो है श्रमिक लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे शिक्षा बहुत कम है। इसलिए आप लोग बचपन से सुनते आते होंगे कि पढ़ो बाबू पढ़ो, पढ़ोगे तो काम देगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप आधुनिक चीज़ें सीखें। ठीक, अब देखिए मानवकृत, तो मानवकृत संसाधन, मानव जो बनाया है वो सभी मानवकृत संसाधन है। इसका एक सीधा सा मैं बता दे रहा हूँ, मानव जिस चीज़ का निर्माण किया है वह मानवकृत संसाधन है। जैसे कि भवन का निर्माण कौन किया, मानव की औषधि, मानव कारखाना, मानव रेलगाड़ी, मानव सड़क, मानव औजार, मानव कृषि तंत्र, मानव मशीन, मानव, ये सब मानव निर्माण किया है। इस कारण से ये सब मानव निर्मित जो है संसाधन हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए प्राकृतिक संसाधन का जो है वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। प्राकृतिक संसाधन का जो है वर्गीकरण किया गया है। देखिए संभावित संसाधन, विकसित संसाधन,
प्राकृतिक संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? तो प्राकृतिक संसाधन को जो है 2 भाग में बांटा गया, संभाव्य संसाधन में, एक विकसित संसाधन। संभाव्य संसाधन के बारे में क्या डिफिनेशन दिया हुआ कि जिनकी जो है कुल मात्रा हम लोगों को ज्ञात नहीं होती, लेकिन वह इस धरती पर हैं, यहाँ मौजूद हैं, इस बात का हम लोगों को पता होता है और भविष्य में जो है हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उन्हें संभाव्य संसाधन जो है कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे बढ़ें। तो अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा संसाधन है, उसी का प्रयोग के आधार पे, सॉरी अधिक के आधार पे, विकास के आधार पे जो है संसाधन कौन कौन है। देखिए विकसित संसाधन को जो है ज्ञात संसाधन भी कहते हैं। ज्ञात संसाधन इनके बारे में जो कुल मात्रा हम लोगों को ज्ञात होती है, इसका उपयोग भी वर्तमान समय में किया जा रहा होगा। संभाव्य संसाधन का कौन कौन उदाहरण था? तो लद्दाख का यूरेनियम था और केरल का थोरियम था। और विकसित संसाधन का उदाहरण में है मध्य प्रदेश से मिलने वाला मैग्नीज, राजस्थान का तांबा, पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, इन सब हैं। इसको ज्ञात संसाधन विकसित संसाधन का जो है उदाहरण है। अब प्रयोग की दृष्टि से देखें, प्रयोग की दृष्टि से भी 2 भाग में बांटा गया है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन के जैसे कि इसका उदाहरण, इसका जो परिभाषा होगा ऐसा होगा कि वैसे संसाधन जिनका उपयोग करने से वह भविष्य में समाप्त हो सकती हैं, जिन्हें पुनः पूर्ति के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, सॉरी अनवीकरणीय का मैं बोल दिया, नवीकरणीय का जो है कि जो कभी खत्म ना हो सके, हाँ खत्म ना हो सके, जैसे कि सूर्य के किरण कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वह हमेशा गमन करती ही रहती है, जिसका ये कभी खत्म नहीं होगा। हवा कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये लगातार बहते हुए रहते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं। इस वजह मिस्टेक के लिए मैं आप लोग से सॉरी माफी मांगता हूँ। तो अब देखिए आगे है अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो अनवीकरणीय संसाधन का जो भंडार है वह सीमित रहता है, जिस कारण से जो है पेट्रोलियम ये सब का जो है लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है, यानी कि उस टाइम मैंने गलती से बोला था, वही इसका डिफिनेशन हो जाएगा। जल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पुनः चक्रण विधि, और फसल के लिए वानिकी विधि, जिसको फसल चक्रण विधि भी कहते हैं, उसको अपनाना चाहिए। उपलब्धता के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है, इसे भी याद रखें कि सर्वव्यापक और स्थानिक। इन 2 भाग में सर्वव्यापक जो सभी जगह मिलते हैं, स्थानिक जो कहीं कहीं मिलते हैं। तो देखिए स्थानिक में जादूगोड़ा का यूरेनियम, अंकलेश्वर का पेट्रोलियम, ये सब होंगे, छोटा नागपुर का कोयला, ये सब हो गया। तो देखिए अब आगे बढ़ें। तो आगे देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो है 2 भाग में बांटा गया है, जैव संसाधन और एक को अजैव संसाधन। जैव संसाधन जो हैं सजीव होते हैं, अब सजीव हो गए जो हो गए जैव, और निर्जीव जो हो गए वो हो गए अजैव। यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधनों को, स्वामित्व के आधार पर जो है आप लोगों के संसाधन को जो है 4 भाग में बांटा गया है। निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन पर एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो आप लोग का जो निजी संसाधन पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, और जो है आप लोग का सार्वजनिक संसाधन पर जो है समूह का अधिकार होता है। इस पर जो है एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। और राष्ट्रीय संसाधन जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, यानी कि देश के जो 19.2 किलोमीटर समुद्र तट से आप आगे की ओर चल जाइएगा, वहाँ तक का जो एरिया है वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, और उससे जो आगे चल जाएगा वह अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत आएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत दिया है 200 किलोमीटर की दूरी के आगे जो स्थित होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को अपवर्जक या आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र से संबंधित जो देश होता है उसे मछली मारने और कोई भी खजाना निकालने की स्वतंत्रता होती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही इनका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे उपयोग दिया हुआ है, तो उपयोग जो है प्राकृतिक संसाधन का सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं पे किसी चीज़, कोई भी चीज़ जो है इसकी
अभ्रक सिर्फ भारत में पाया जाता है और किसी भी जो है देश में नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि ईरान, रूस, इन सभी देशों में पेट्रोलियम जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पेट्रोलियम, गैस, ये सब। लेकिन अन्य देशों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार अलग अलग है। और यही बात उपयोग की, तो देखिए यहाँ पे एक टॉपिक और दिया हुआ कि अफ्रीका महादेश जो है बहुत धनी है, परंतु जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे श्रमिक ज़्यादा है, जिस कारण से इसका उपयोग करना वे लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पे तो सब मैंने बता ही दिया। अब देखिए आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि स्थल रूप में भिन्नता के कारण पर्वत और पठार वन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिलते हैं तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिला करते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सालों भर सूर्य प्रकाश की अधिकता मिलती है। यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। देखिए आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे दिया संसाधन के संरक्षण। संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है ताकि जो हमारे आगे की जो प्रकृति होगी, हमारे आगे के जो नौजवान होंगे वह इसका उपयोग कर सकें। इसके लिए हम लोगों को 3R अपनाना चाहिए। रिसाइकल, 3R, रिसाइकल, रिकवर एंड रीयूज, इन तीनों सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। समझ गए आप लोग। तो देखिए संसाधन का जो संरक्षण कहलाता है उसके लिए सतत पोषणीय विकास के लिए जरूरी है। जिसके आप लोग पहाड़ पे चल जाइएगा तो पहाड़ जो है ऐसे रहता है, ढलान है, तो वहाँ पे खेती कैसे होगा, पानी तो नीचे की ओर आ जाएगा। इस कारण से यह तकनीक अपनाया गया कि वहाँ पे ऐसे गोल 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 खेती होती है, जिस कारण वहीं पे पानी रह जाता है और खेत होती है। तो अब देखिए अंतिम टॉपिक है कि कैसे रख सकते हैं। तो संसाधन के बर्बादी को रोकेंगे, प्रदूषण को रोकेंगे, जैव विविधता को रोकेंगे, निर्गणीय संसाधनों को पुनः चक्रण पर जोर देंगे, कम होते संसाधनों के विकल्पों की तलाश करेंगे, मानव जीवन की गुणवत्ता को जो है बढ़ाएंगे। ये सब हो जाएंगे इसके रोकने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले तो हम लोग संसाधन के बारे में, इसे आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा, होमवर्क है आप लोगों का, क्लास 8 के बच्चों को। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के बारे में, उपयोग के बारे में, इसका कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आप लोग हमें बताइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जितना हो सके शेयर करें वीडियो। धन्यवाद। इसी के साथ अब मिलेंगे अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को बनाते हुए। धन्यवाद।